हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ जुड़े हैं हमारी 5 एमसीक्यू सीरीज के अंदर पीपल एंड एनवायरनमेंट से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। टॉपिक का नाम है जी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। तो हमारे इंडिया में जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से जुड़े कुछ कानून हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, उनसे जुड़ी हुई चर्चा आपके साथ करेंगे इन एमसीक्यूज के थ्रू। तो आइए जी अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो यहां पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू अबाउट द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। तो सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल जब हम पढ़ रहे हैं हमारे दिमाग में ये नॉट शब्द जो है वो हाईलाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है कि कौन सी बात ट्रू नहीं है, कौन सी गलत बात है, ये सवाल पूछ रहा है। स्टेटमेंट्स देखते हैं। द एक्ट विस रेगुलेटरी अथॉरिटी इन स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स to establish and enforce effluent standards for factories. It was passed to generate financial resources to meet expenses of the center and state pollution boards. The act creates economic incentives for pollution control and requires local authorities and certain designated industries to pay a cess for water effluent discharge. तो बताइए जी, कौन सी बातें इस कानून के कंटेक्स्ट में आपको गलत लग रही हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आपको बताना था कि कौन सी बातें गलत हैं वाटर पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 के बारे में। तो यहां पे जो पहली वाली स्टेटमेंट दे रखी है वो आपकी वाटर पोल्यूशन एक्ट के बारे में बिल्कुल सही है कि यहाँ पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो है उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी दी गई है ताकि वो एफ्लुएंट से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स जो है फैक्ट्रीज के लिए बना सकें पोल्यूशन को रोकने के लिए। इसके बाकी जो दो स्टेटमेंट्स है ना, सेकेंड और थर्ड वाली जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है वो जुड़ी है जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, कि हम पैसा इकट्ठा कर सकें अपने सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स के लिए। और यहाँ पे सेस लगाने की बात भी करी जा रही है वाटर एफ्लुएंट डिस्चार्ज पे ऊपर। ये जो दो बातें हैं ये आपकी जुड़ी हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट ऑफ 1977। तो ये आपके 1974 वाले एक्ट से नहीं जुड़ी हुई, ये आपके 1977 वाले एक अलग से सेस वाला कानून है। तो सेस वाले कानून से ये जुड़ी हुई हैं। तो सेकंड और थर्ड यहां पे गलत हो जाएंगी और इसीलिए आंसर यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। तो आइए जी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहां पे हमारे पास सवाल है, असर्शन दी गई है, द 42nd अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज क्लॉज जी टू आर्टिकल 51A of the Indian Constitution made it a fundamental duty to protect and improve the natural environment. रीजन है, our constitution originally did not contain any direct provision regarding the protection of natural environment. तो इस संविधान के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारे देश के अंदर जो भी कानून बने हैं कहीं ना कहीं हमारे संविधान से ही बने हुए हैं। तो जब हमारा संविधान बना था, ये आजादी के समय की बात है, तो पूछ रहे हैं कि उस समय क्या हमारे संविधान में एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन से जुड़े क्या कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं थे, और फिर हमें अमेंडमेंट लानी पड़ी और फिर उसके बाद प्रोविजन डाले गए। क्या ये बात सही है या फिर गलत है? तो प्यारे दोस्तों, यहां पे जो दोनों बातें हैं बिल्कुल सही लिखी गई हैं। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं थे नेचुरल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन से जुड़े हुए। 42nd अमेंडमेंट जो हमारे संविधान में आई उसके अंदर हमने प्रोविजन इंसर्ट किए, फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्ट करी कि हर इंसान की फंडामेंटल ड्यूटी होगी कि अपने एनवायरनमेंट को वो प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी बताया गया कि हमारी सरकार की भी ड्यूटी है कि उसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसकी रक्षा करनी है, हमारे फॉरेस्ट की, हमारी वाइल्ड लाइफ की, हमारे जनजीवन की रक्षा उसे करनी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का। चलो सवाल यहां पे दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। Air Prevention and Control of Pollution Rules 1982 defines the procedures of the meetings of the boards and the powers entrusted to them. Atomic Energy Act 1982 deals with radioactive waste.
एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1987 empowers the central and state pollution control boards to meet with grave emergencies of air pollution. Motor Vehicles Act 1988 states that all hazardous waste is to be properly packaged, labeled and transported. तो यहां पे आपको कुछ बातें बताई गई हैं, आपको बताना है कि क्या ये बातें सही हैं या फिर इनमें कोई गलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे जो आपको बातें बता रखी हैं वो बातें सारी की सारी एकदम सही हैं। एयर पॉल्यूशन रूल्स 1982 की बात की गई है। देखो, एयर पॉल्यूशन एक्ट जो आया था वो 1981 में आया था, उसके रूल्स 1982 में लेकर आए और 1987 के अंदर इस एक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई जिससे काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे आप सिटीजन सूट प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, नॉइज पोल्यूशन के कंसेप्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो ये सारी बातें 1987 के एक्ट के थ्रू एयर पॉल्यूशन एक्ट के अंदर आई। और हमारे रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उससे डील करेगा एटॉमिक एनर्जी एक्ट, और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में हैजार्डस वेस्ट को लेकर कुछ बातें बता रखी हैं। तो इसीलिए आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। तो आइए जी, आगे सवाल मैच द फॉलोइंग का है। तो आपको अलग अलग एक्ट्स दिए हैं, हमारे एनवायरमेंट से कहीं ना कहीं जुड़े हैं और आपको उनके ईयर दिए हैं, तो आपको करनी है उनकी मैचिंग। तो सबसे पहले है जी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, एनजीटी, इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये बेसिकली हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनके फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। तो इनकी मैचिंग आपको यहां पे करनी है, आसानी से आप इनकी मैचिंग मेरे अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो एनजीटी एक्ट था वो 2010 के अंदर आया था। आपका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो आपका 2006 के अंदर आया था, जो कि आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स की बात करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें तो 1972 का वो एक्ट है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है आपका 1980 का। इसीलिए आंसर यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। तो आइए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986? In the wake of Bhopal tragedy, the government of India enacted the Environment Act of 1986. The act is an umbrella for legislations designed to provide a framework for central government, coordination of the activities of various central and state authorities established under previous acts, such as the Water Act and the Air Act. Both are correct या फिर none is correct. तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात हो रही है, और उससे जुड़ी दो स्टेटमेंट्स जो यहां पे दी हैं वो बिल्कुल सही हैं। 1986 में आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भोपाल के अंदर एक बहुत ही डेंजरस लेवल की ट्रेजेडी हुई थी। यहाँ पे काफी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आपकी जो गैस है वो रिलीज हो गई थी, और वहां के जो लोकल लोग हैं उनको काफी ज्यादा इफेक्ट इसका झेलना पड़ा था। और इसी के बैकड्रॉप में हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो था वो लेकर आए, और यहाँ पे हमारा मकसद था कि एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बनाए। देखो, हमने पहले वाटर एक्ट अलग से बना लिया, एयर पोल्यूशन एक्ट अलग से बना लिया, तो हम सबको एक ही एम्बिट में लेकर आना चाह रहे थे, एक बड़ी लेजिस्लेशन के अंदर लेकर आना चाह रहे थे। तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाने के लिए ये जो कानून है वो सरकार लेकर आई थी। तो आंसर यहां पे है ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आपको देना है इस वीडियो पे कमेंट करके। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।